Okay, so hello everyone. Good evening, everyone. Good evening. We have to start with our chapter that is what Indian financial system. We have started the chapter yesterday and we are going to continue it today. हम लोगों ने कल इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन देख लिया था और काफी सारी बातें भी देख ली थी। एक बार एक क्विक रिकैप लेते हैं और फट से चैप्टर के साथ क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पढ़ना हमको इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है, लेकिन ये इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एक्चुअली है क्या, किसका पार्ट है, तो वो जानने के लिए हमको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके लिए हम लोगों ने एक शॉर्ट मीनिंग पढ़ा कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एक प्लेटफॉर्म है जो सेवर्स और बोरोवर्स के बीच का गैप क्या करता है, ब्रिज करता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सेवर्स के पास पैसा आइडियल पड़ा है और बोरोवर्स को पैसों की जरूरत है, तो ये दोनों के बीच का गैप कौन ब्रिज करता है, फाइनेंशियल सिस्टम उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ। फिर हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स भी देखे थे फाइनेंशियल सिस्टम के, कि ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल सिस्टम के क्या है, कंपोनेंट्स है। इसके जरिए फाइनेंशियल सिस्टम रन होता है। ठीक है, अब उसमें से जो मेन हम लोगों को पढ़ना है वो क्या है, फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दैट इज व्हाई हमारे चैप्टर का नाम है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट सेवर्स और बोरोवर्स के बीच का गैप जो है वो क्या करता है, ब्रिज करता है। ये सेवर्स को और बोरोवर्स को एक साथ लाता है, इकट्ठा लाता है। ठीक है, सो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट इज अ कंपोनेंट, इज अ प्लेटफॉर्म वेयर द नीड ऑफ सेवर्स एंड बोरोवर्स इज फुलफिल्ड। ओके, ठीक है, मतलब जिनके पास पैसा पड़ा हुआ है, हाउस होल्ड के पास पैसा पड़ा हुआ, आइडियल पड़ा हुआ है, तो वो भी जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे, फाइनेंशियल मार्केट पे, और जिनको पैसों की जरूरत है वो लोग भी फाइनेंशियल मार्केट के पास जाएंगे। तो इस तरीके से दोनों की जरूरतें क्या हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये डायग्राम भी देखा था कि किस तरीके से वर्क करता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट किस तरीके से वर्क करता है, एक साइड रहते हैं इन्वेस्टर्स, एक साइड रहते हैं बोरोवर्स, और दोनों के बीच में क्या रहता है, फाइनेंशियल मार्केट, जो दोनों के बीच का गैप को क्या करता है, ब्रिज करता है, हेल्प आउट करता है। इधर से उधर पैसा मोबिलाइज करने में, घुमाने में फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, हेल्प करता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड। हाँ मैम, देखे थे। फिर इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे थे फाइनेंशियल मार्केट के। हाँ मैम, ये भी देखे थे। कौन कौन से कंपोनेंट्स है फाइनेंशियल सेक्टर में, क्या क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट में, किसके जरिए ये चलता है, वो भी हमने देखे थे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स रहेंगे, किसके जरिए फाइनेंशियल मार्केट वर्कआउट करेगा। ये सारे ये क्या है, उसके कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ इनिशिएटिव्स देखे थे जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के लिए लिए गए, उसको ग्रो करने के लिए लिए गए। सो काफी सारे इनिशिएटिव्स हम लोगों ने देखे जो मार्केट को ग्रो करने के लिए क्या करे गए भैया बेटा, लिए गए। ओके ओके, अब उसके बाद आज का जो हमारा पहला पॉइंट है, ये थोड़ा सा थ्योरी पॉइंट है। एक्चुअल पॉइंट स्टार्ट करने के पहले आपको ये देखना पड़ेगा। तो जो पहला पॉइंट है आज हम लोगों का, वो है की फसीट्स एंड ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहली बात तो आप लोग पूछेंगे कि मैम फसीट्स का मतलब क्या होता है। तो फसीट्स का मतलब होता है एस्पेक्ट्स। सो की एस्पेक्ट्स एंड ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड आप लोगों को पता होनी चाहिए। व्हाट डिड आई से, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो यही की एस्पेक्ट्स हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड। सो सबसे पहला, what are the important points of financial market? So plays a pivotal role. Pivotal का मतलब होता है important. Plays a pivotal role in accelerating the rate and volume of saving through the provision of different financial instrument and efficient mobilization of saving. क्या बोला उन्होंने, पता है आपको कि भैया फाइनेंशियल मार्केट जो है वो आपको बहुत ज्यादा मदद करता है सेविंग को प्रॉपर जगह पहुंचाने में, सेविंग्स के मोबिलाइजेशन में, और मार्केट को एनकरेज करता है, हाउस होल्ड को एनकरेज करता है ज्यादा से ज्यादा सेविंग करने के लिए। तो उनका बोलने का मतलब ये है कि जो आपका ये फाइनेंशियल मार्केट है, व्हाट डिड आई से, आपका जो फाइनेंशियल मार्केट है ये सेविंग्स के रेट को असिलरेट करता है। सेविंग्स के रेट को असिलरेट करना मतलब सेविंग्स के रेट को बढ़ाता है।
समझ में आया? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप सेविंग्स करोगे तभी तो आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, तभी तो आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या कर पाओगे, इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। सो ये फाइनेंशियल मार्केट सेविंग्स को क्या करता है, एसिलरेट करता है। समझ में आया? ताकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का बेनिफिट आप ले सको और मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग क्या कर हो सके। समझ में आया? इट इज प्लेइंग It is playing a significant role in increasing the national output by providing funds to corporate customers to expand their business operations. Yes, जिन लोगों को भी पैसों की जरूरत है उन लोगों की जरूरतें फाइनेंशियल मार्केट पूरा करता है। फाइनेंशियल मार्केट के जरिए सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जिन लोगों को पैसों की जरूरत है उनकी नीड्स फाइनेंशियल मार्केट के जरिए क्या होती है, पूरी होती है। So with the help of financial market, all the needs of business organization for money is fulfilled. फिर safeguarding the interest of investors by ensuring smooth and financial transaction through regulatory bodies like RBI, SEBI and etc. पता है ये लाइन का मतलब क्या है? अब जैसे आप लोगों के पास आइडियल पैसा पड़ा है और मैं आपको बोल रही हूँ जाके फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, आप लोग बोलोगे भाई क्यों कर दूं, रिटर्न की क्या गारंटी है, मेरा पैसा सेफ रहेगा इस बात की क्या गारंटी है, और मेरे पैसों का कोई मिसयूज नहीं होगा इस बात की क्या गारंटी है। तो पता मैं आपको क्या बोलूंगी, अरे जा भाई फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर, सेबी और आरबीआई बैठा है, तेरे पैसे का ध्यान वो रख लेगा, तेरे पैसों को सेफगार्ड कर लेगा, क्योंकि सेबी और आरबीआई फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए बैठा हुआ है। तो अगर आप लोग अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट भी करते हो तो दे एंश्योर दैट कि आपका पैसा प्रॉपरली क्या रहे, सेफ रहे। समझा? कंट्रीब्यूट सब्सटैंशियली टुवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जितना ज्यादा फाइनेंशियल मार्केट डेवलप होगा उतना ज्यादा इकोनॉमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। समझा? नेक्स्ट पॉइंट, विजिबल है बेटा, स्लाइड विजिबल है, सब लोगों को विजिबल है, स्लाइड दिख रहा है ना? ओके। द ग्रोथ ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में बी ब्रॉडली कवर्ड फॉर बैंकिंग, म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस। ब्रॉडली देखा जाए तो आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो ये तीन चीजों से चलता है, बैंकिंग, म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस। और बेसिकली आपको आपके चैप्टर में यही तीन बातें पढ़नी है, बैंकिंग, म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस, आगे चल के। ठीक है? फिर फाइनेंशियल सिस्टम और क्या डेवलप करता है, प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थ्रू रूरल डेवलपमेंट, बैंक्स एंड कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज। यस, जितने ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डेवलप होंगे उतना ज्यादा आपकी इकोनॉमी का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। फिर assist corporate customers to make better financial decisions by offering effective financial and advisory services. Yes, फाइनेंशियल मार्केट के जरिए आपको एडवाइजरी भी मिल सकता है कि किस तरीके की डिसीजंस आपने लेने चाहिए। कॉर्पोरेट कस्टमर्स को इससे क्या मिलती है, एडवाइस मिलती है कि किस तरीके के डिसीजंस फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू उन्हें लेने चाहिए, फाइनेंशियल डिसीजंस किस तरीके के लेने चाहिए। ठीक है? फिर लास्ट पॉइंट इज facilitates financial deepening and broadening. Financial deepening refers to increase in financial assets as a percentage of GDP, and financial broadening pertains to increase number of participants in the financial system. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एमसीक्यू आ सकता है जस्ट ये पूछने के लिए कि फाइनेंशियल डीपनिंग क्या होता है और फाइनेंशियल ब्रॉडनिंग क्या होता है। तो फाइनेंशियल डीपनिंग का मतलब होता है कि फाइनेंशियल असेट्स का बढ़ना। क्या बोलोगे बताओ जल्दी मेरे पीछे वापस से फटाक से। फाइनेंशियल डीपनिंग का मतलब क्या होता है, असेट्स का बढ़ना। ठीक है? और फाइनेंशियल ब्रॉडनिंग का मतलब क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स का बढ़ना। फाइनेंशियल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स का बढ़ना मतलब क्या, फाइनेंशियल ब्रॉडनिंग। और जब मैं फाइनेंशियल डीपनिंग की बात करती हूँ तो वो बोलता है कि असेट्स का बढ़ना। तो बोलो असेट्स का मतलब, असेट्स का बढ़ना मतलब फाइनेंशियल डीपनिंग, और पार्टिसिपेंट्स का बढ़ना मतलब फाइनेंशियल ब्रॉडनिंग। अब मेरे को बोल के बताओ जल्दी से, चैट बॉक्स में बताओ। फाइनेंशियल असेट्स का बढ़ना मतलब
जल्दी एवरीवन, क्विकली, फास्ट। वेरी गुड पूर्णिमा, वेरी गुड विपिन। फाइनेंशियल असेट्स का बढ़ना मतलब डीपनिंग, और फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स का बढ़ना मतलब, जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स बढ़ेंगे उसका मतलब when there will be a increase in participants, उसका मतलब ब्रॉडनिंग, उसका मतलब क्या होगा? ब्रॉडनिंग। वेरी वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। इसका मतलब सब जग रहे। और जैसे कि हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था यहाँ पे, मैं एक पॉइंट, हाँ, द ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इज ब्रॉडली कवर्ड विद बैंकिंग, म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस। तो अगर आपको फाइनेंशियल सिस्टम का ग्रोथ कराना है तो तीन चीजें जरूरी है, बैंकिंग, म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस, बराबर। तो वन बाय वन उन तीनों को पढ़ना भी तो जरूरी है। तो फाइनेंशियल सिस्टम का अगर आपको ग्रोथ करना है तो तीन चीजें जरूरी, बैंकिंग, म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस। और वन बाय वन इन डिटेल आपको तीनों को पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको? बैंकिंग सेक्टर। सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको? बैंकिंग सेक्टर। क्या पढ़ना है सबसे पहले? बैंकिंग सेक्टर। और बैंकिंग सेक्टर आपको किस चीज के लिए हेल्प करता है? बेसिकली पैसा डिपॉजिट करने के लिए। बैंकिंग सेक्टर के मेन फंक्शंस क्या होते हैं? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन्स। समझ में आया? बैंकिंग सेक्टर का मेन पर्पस क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन्स। तो ये भी मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स में आपकी हेल्प करता है। ये भी फाइनेंशियल सिस्टम का एक पार्ट है। इसको बोला जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग सेक्टर इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जो बोरोवर्स और सेवर्स के बीच का गैप को ब्रिज करता है। तो बैंकिंग सेक्टर भी एक प्लेटफॉर्म है जो आपके बोरोवर्स और सेवर्स के बीच के गैप को क्या करता है बेटा? ब्रिज करता है। समझ में आया? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन, ये उसका मेन फंक्शन है। तो हो गया ना मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स, हो गया ना एक तरफ से दूसरी तरफ फंड्स का जाना। सो द बैंकिंग इंडस्ट्री हैंडल्स फाइनेंस इन अ कंट्री इंक्लूडिंग कैश एंड क्रेडिट। दोनों का ध्यान रखता ना, कैश का और क्रेडिट का। कितना कैश जाना चाहिए, कितना उधार जाना चाहिए। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। तो कितना कैश जाना चाहिए, कितना उधार जाना चाहिए, इस सब बात का ध्यान कौन रखता है एक कंट्री में? बैंकिंग सेक्टर। बैंक्स आर द इंस्टीट्यूशनल बॉडीज। ये क्या है बेटा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। बैंक को क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। ओके। Banks are the institutional bodies that accept deposit and grant credit to the entities. तो बैंक का मेन काम क्या है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करो और लोन को बांटो, एंड प्ले अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग द इकोनॉमीज स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। और इकोनॉमी को मेंटेन करने में बैंक का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है। गिवन देयर इंपॉर्टेंस इन द इकोनॉमी, बैंक्स आर केप्ट अंडर अ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। ऑब्वियसली सारे बैंक्स के ऊपर एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होता है। और हमारे इंडिया में बैंक को रेगुलेट कौन करता है? बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई इज द एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन दैट रेगुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। हमारी कंट्री में बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने वाली पार्टी कौन है? कौन है वो अथॉरिटी? आरबीआई। और इस चीज को ना मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगा माइंड में। देखो, मैं हमेशा इस तरीके से पढ़ाती हूँ आपको। एक बात बताती हूँ, देखो एक चार्ट बढ़ाएंगे। ये है आपका आरबीआई, ये है आपका कमर्शियल बैंक, और ये है आपका पब्लिक। ओके। अब देखो, सबसे ऊपर कौन बैठा है? आरबीआई। तो ये जो आरबीआई है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक। ये आपकी एपेक्स बॉडी है। ये आपकी क्या है? एपेक्स बॉडी है। आरबीआई एपेक्स बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है।
ये आरबीआई डायरेक्टली पब्लिक से डील नहीं करती। आरबीआई पब्लिक से डायरेक्टली डील नहीं करती, कमर्शियल बैंक के जरिए पब्लिक से डील करती है। आरबीआई का काम है सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन करना, मॉनेटरी पॉलिसीज बनाना, फिस्कल पॉलिसीज बनाना, ये काम सिर्फ आरबीआई का है। और आरबीआई कमर्शियल बैंक को क्या करता है? रेगुलेट करता है। कमर्शियल बैंक की गर्दन अपने हाथ में रखता है। कमर्शियल बैंक कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। कमर्शियल बैंक क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, कितना करेगा, क्यों करेगा, ये सारी बातें आरबीआई डिसाइड करता है। क्या रेट होगा, क्या नहीं होगा, कितना होगा, कम ज्यादा, सब कुछ आरबीआई डिसाइड करता है। और कमर्शियल बैंक को आरबीआई के अकॉर्डिंगली ही परफॉर्म करना पड़ता है। सो आरबीआई को एपेक्स बॉडी कहा जाता है और वो रेगुलेटरी बॉडी कहलाता है। और कमर्शियल बैंक वो होता है जो पब्लिक से क्या करता है? डील करता है फेस टू फेस। अरे पैसे जमा करने रहते तो क्या आरबीआई के पास जाते क्या रे? नहीं, किसके पास जाते? कमर्शियल बैंक के पास। सो कमर्शियल बैंक पब्लिक से डायरेक्टली डील करता है। पब्लिक कमर्शियल बैंक से डील करता है और कमर्शियल बैंक आरबीआई से डील करता है। और नाम ही क्या है? कमर्शियल बैंक। इसका मतलब इसका तो मोटिव भी प्रॉफिट अर्न करने का होगा, जबकि आरबीआई का मोटिव क्या होता है? सर्विस मोटिव, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। और कमर्शियल बैंक का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव, उसको अर्न करना रहता है। और कमर्शियल बैंक आपको हेल्प करता है फंड्स इधर से उधर मोबिलाइज करने में। जैसे समझ लो ये आपका कमर्शियल बैंक है, तो ये रहेंगे आपके डिपॉजिटर्स जिनके पास बहुत पैसा है, और ये रहेंगे, और यही पैसा जो डिपॉजिटर्स ने क्या किया? जमा किया, उसको कमर्शियल बैंक क्या कर देगा? लोन के तौर पे बांट देगा। उसको कमर्शियल बैंक क्या कर देगा? लोन के तौर पे बांट देगा। किसको? बोरोवर्स को। तो क्या ये भी एक प्लेटफॉर्म नहीं है? ये भी एक जरिया नहीं है जो सेवर्स और बोरोवर्स के बीच का गैप ब्रिज कर रहा है? समझ में आया? यहाँ पे भी तो क्या हो रहा है? मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स ही तो हो रहा है। एक तरफ से दूसरी तरफ फंड्स जा रहे हैं, डिपॉजिटर्स जमा कर रहे हैं जिनके पास ज्यादा का है, और बैंक उन लोगों को प्रोवाइड कर रही है जिनको उनकी क्या जरूरत है। ना बोरोवर्स इनको जानते, ना डिपॉजिटर्स इनको जानते, इनके बीच की पार्टी कौन है? कमर्शियल बैंक, जो हेल्प आउट कर रही है दोनों को साथ में लाने के लिए। तो कमर्शियल बैंक भी तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एक प्लेटफॉर्म है इन दोनों के बीच का गैप ब्रिज करने के लिए। अरे समझा क्या रे बाबा? इंट्रोडक्शन समझा क्या रे बाबा? बैंकिंग सेक्टर का, बैंकिंग सेक्टर का काम क्या है? एक्सेप्ट डिपॉजिट, एडवांस लोन, और ये सारी एक्टिविटी को रेगुलेट कौन करता? आरबीआई। कौन रेगुलेट करता? आरबीआई। वेरी गुड, हाँ बराबर बराबर अमीशा। सो इज इट क्लियर टिल हियर? टेल मी फास्ट। यहाँ तक के क्लियर है क्या राजा? तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे इस चैप्टर में बैंकिंग सेक्टर को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, मतलब 4 तरीके के बैंक होते। समझ में आया? 4 तरीके के बैंक होते, 4 कैटेगरी में बैंकिंग सेक्टर को क्लासिफाई किया गया है। कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक और कॉर्पोरेटिव बैंक। है सब बैंक ही, सारे बैंक्स बैंकिंग फंक्शन ही परफॉर्म करने वाले हैं, बट कुछ कुछ फीचर्स अलग हैं। समझ में आया? तो बैंक्स को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, कमर्शियल, स्मॉल फाइनेंस, पेमेंट एंड कॉर्पोरेटिव। और 1 बाय 1 ये चारों कैटेगरी को हमको क्या करना है? पढ़ना है। उसमें सबसे बड़ी कैटेगरी है हमारी कमर्शियल बैंक। सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी है हमारी? कमर्शियल बैंक। तो शुरू करें कमर्शियल बैंक के साथ। ओके, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? बैंकिंग सेक्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा। फिर हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, कमर्शियल, स्मॉल, पेमेंट एंड कॉर्पोरेटिव। 1 बाय 1 हम लोगों को पढ़ना है। उसमें सबसे पहले आता है आपका कमर्शियल बैंक। उसमें सबसे पहले क्या आता है? आपका कमर्शियल बैंक। अब थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो मैं आप लोगों को दे ही चुकी हूँ कि कमर्शियल बैंक क्या होता है। कमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंक होता है जिसका काम होता है पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और उन लोगों को देना जिनको लोन की जरूरत है। और नाम ही कमर्शियल बैंक है, इसका मतलब वो प्रॉफिट भी कमाने वाला है, बराबर।
प्रॉफिट मोटिव रहेगा उसका। लेकिन मेन पर्पस क्या है कमर्शियल बैंक का? मेन काम क्या है? पब्लिक से डिपॉजिट लेना और उन लोगों को पहुंचाना जिनको लोन की क्या है जरूरत है। और कमर्शियल बैंक को रेगुलेट कौन करेगा? आरबीआई। आरबीआई इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर कमर्शियल बैंक। जैसा कमर्शियल बैंक बोलेगा, सॉरी, जैसा आरबीआई बोलेगा वैसा कमर्शियल बैंक करेगा। सो आरबीआई इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर कमर्शियल बैंक। और कमर्शियल बैंक का मेन काम क्या है? डिपॉजिट लो, लोन दो। अरे तो क्या डिपॉजिट लेगा, अचार डालेगा क्या पैसे का? लोन प्रोवाइड करेगा ना उन लोगों को जिन लोगों को पैसों की जरूरत है, तो दोनों की नीड्स पूरी हो जाएंगी। ये बोलेगा मेरा तो पैसा बैंक में पड़ा, मस्त ब्याज खा रहा, वो बोलेगा हाय राम पैसे की जरूरत थी, बैंक ने पैसा दे दिया, धन्यवाद। This is what how the commercial bank works. Now what is the meaning of commercial bank? As before that, commercial bank is also further divided into 4 categories. You can see. अरे काम सबके वही है, कमर्शियल बैंक की कैटेगरी है ना, काम सबके वही रहेंगे, लेकिन 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है काम के अनुसार। काम के अनुसार 4 कैटेगरी में कमर्शियल बैंक को डिवाइड कर दिया गया। लेकिन हेडिंग क्या है? कमर्शियल बैंक। तो सारे कमर्शियल बैंक का काम तो एक ही रहेगा ना, कॉमन वो तो रहेगा ही ना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन, क्योंकि ये चारों पार्ट किसके हैं? कमर्शियल बैंक के। ये चारों कैटेगरी किसकी है? कमर्शियल बैंक की है। तो जो कमर्शियल बैंक का काम है वो ये 4 कैटेगरी भी तो परफॉर्म करेंगी ना राजा। ओके, सो कौन सी 4 कैटेगरी है? प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक। ये 4 कैटेगरी में कमर्शियल बैंक को डिवाइड किया गया है। प्राइवेट, पब्लिक, फॉरेन, रीजनल। प्राइवेट, पब्लिक, फॉरेन, रीजनल। बोलो मेरे साथ, प्राइवेट, पब्लिक, फॉरेन, रीजनल। समझ में आया क्या? ये 4 कैटेगरी में कमर्शियल बैंक को डिवाइड किया गया है। समझा? चलिए देखते हैं अब कमर्शियल बैंक का इंट्रोडक्शन क्या बोलता है। और हमको कुछ नहीं करना है मैम, इतना पढ़ना है क्या? अरे इतना नहीं पढ़ना है, सिर्फ कमर्शियल बैंक को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, उन सबके छोटे 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 मीनिंग देखना है। समझ में आया क्या? बस, तो ज्यादा पैनिक नहीं होने का, टेंशन नहीं लेने का। मैं हूं ना, मैं कर रही ना मेहनत, तुम लोग सिर्फ पढ़ने का काम करो राजा, सिर्फ पढ़ो। ठीक है, चलिए। कमर्शियल बैंक्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक, आरआरबी। ठीक है, ये 4 कैटेगरी में कमर्शियल बैंक को फर्दर क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। ऑन द अदर हैंड कॉर्पोरेटिव सेक्टर को भी अर्बन और रूरल में क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है। मतलब ये जो आपका कॉर्पोरेटिव सेक्टर है, कॉर्पोरेटिव बैंक है, उसको भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट इज व्हाट अर्बन एंड रूरल। अपार्ट फ्रॉम दिस, fairly new addition to the structure is payment bank. Yes, commercial banks are regulated under the Banking Regulation Act and their business model is designed to make profit. Okay, मतलब ये क्यों बनाए गए बेटा? ये कमर्शियल बैंक बनाने के पीछे का पर्पस क्या है? कमर्शियल बैंक बनाने के पीछे का पर्पस ये कि वो लोग एक तो मीडिएटर बन जाए और दूसरा प्रॉफिट अर्न करें। So this is designed, this commercial bank is designed to earn the profit. And basically commercial bank is divided into four category: private, foreign, private, public, foreign, regional. ठीक है? The primary function of the commercial bank is to accept deposit and grant loan to the general public, corporate and government. 10 बार चिक के तो मैंने बता दिया कि कमर्शियल बैंक का मेन पर्पस क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है? एक्सेप्ट डिपॉजिट, एडवांस लोन। अब तो ये एक स्टेप बन गई, एक्सेप्ट डिपॉजिट, एडवांस। यू कैन डू दिस। ठीक है, सो हम क्या पढ़ना शुरू किए? बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि भैया बैंकिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। फिर बैंकिंग सेक्टर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट इज व्हाट कमर्शियल, स्मॉल, पेमेंट एंड कॉर्पोरेटिव। वन बाय वन हम लोगों को सारे पढ़ने हैं। ठीक है, उसमें से सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ना स्टार्ट किया? कमर्शियल। फिर कमर्शियल को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइवेट, फॉरेन, रीजनल, पब्लिक। ठीक है, फिर हमने बताया कि कमर्शियल का मेन काम क्या है? अब तो बोलने की भी जरूरत नहीं है, जमा।
ठीक है, ये कमर्शियल का क्या है, मेन काम है। तो अब कमर्शियल का मेन काम अगर हमको समझ गया है और आगे अगर हम उसकी 4 कैटेगरी पढ़ने भी वाले हैं तो हमको बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर है कि भैया ये काम तो वो करेगा ही, उसके अलावा और अगर मीनिंग कुछ है तो वो हम देख लेंगे क्योंकि वो कमर्शियल बैंक का पार्ट है। और अब जब हमने कमर्शियल बैंक का मीनिंग देख लिया है तो क्या अब हम उसकी 4 कैटेगरी देख लें, जल्दी बताओ एक एक करके। क्या अब हम उसकी कैटेगरी देख ले एक एक करके। अरे किधर गए, सो गए क्या? वेयर आर यू गाइस? आंसर मी फास्ट। ओके, so one by one we will study the 4 categories of commercial bank. So the first category is public sector bank. मैंने ना हर इसके एग्जाम्पल भी लिए हैं, मोस्ट प्रोबेबली जिन बैंक के एग्जाम्पल्स मैंने लिए भी है ताकि आप लोग देख सको। और यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, जितना मीनिंग है उतना पढ़ के से दिमाग में रख लो। वेल एंड एनफ, वेल एंड गुड। सो द पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर दी, हेट रे बाबा पेंसिल, चलो रे बाबा चार्जिंग खत्म हुई क्या? पेंसिल धोखा दे रही मेरे को। अच्छा कैसी लगी स्लाइड्स, कैसी लगी? जब तक थोड़ा बहुत उसको दवा पानी मिल रहा है तुम बताओ स्लाइड्स कैसी लगी? इजी लग रहा है ऐसे पढ़ना कि नोट से पढ़ना चाहिए, क्या लगता है? धन्यवाद 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 एवरीवन। ओके चलो अब मेरी पेंसिल काम कर रही है, बैक टू पवेलियन आ जाओ बाबा। सो बैंकिंग सेक्टर शुरू किया, बैंकिंग सेक्टर शुरू किया, उसके बाद शुरू किया कि बैंक को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो फिर 4 पार्ट में डिवाइड किया बैंक को, कौन से 4 पार्ट बताओ? कमर्शियल, स्मॉल फाइनेंस, पेमेंट एंड कॉर्पोरेटिव, बराबर। उसमें हमने सबसे पहले कौन सा स्टार्ट किया? कमर्शियल। और कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या है? जमा। और कमर्शियल को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 4, प्राइवेट, फॉरेन, रीजनल, पब्लिक। और वन बाय वन हम लोगों को वो देखना है। सबसे पहले आता है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर दी नेशनलाइज्ड बैंक। सुना भी होगा, अरे यार मेरा अकाउंट तो नेशनलाइज्ड बैंक में है। नेशनलाइज्ड बैंक में अकाउंट हो तो सर्विसेज इजी मिलती है, ज्यादा मिलती है और हर जगह मिलती है क्योंकि ये हर जगह होते हैं। The public sector banks are the nationalized banks and account for more than 75% of the total banking business in the country. Majority stakes in these banks are held by government. This you have to remember specifically. सबसे पहली चीज जो आपको पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में ध्यान रखनी है वो कि वो नेशनलाइज होते हैं, और दूसरा इनके ज्यादातर मैक्सिमम स्टेक किसके पास होते हैं? गवर्नमेंट के पास होते हैं, इसलिए ये बैंक्स को नेशनलाइज्ड बैंक कहा जाता है। So public sector banks are the nationalized bank, the maximum stake of which is with government. So पहली बात क्या रखोगे याद, क्या पहली बात क्या याद रखोगे कि पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब ऐसे बैंक जो क्या है? नेशनलाइज है और जिनके मैक्सिमम स्टेक किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। देखो एग्जांपल भी दिए, इलाहाबाद, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब आपके क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक है, दैट इज व्हाट नेशनलाइज्ड बैंक है। समझ में आया? और मेजॉरिटी ऑफ स्टेक किसके पास रहता है? गवर्नमेंट के पास रहता है। वेरी गुड। सेकंड, प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर दोज बैंक इन विच मेजर स्टेक और इक्विटी इज हेल्ड बाय प्राइवेट शेयर होल्डर्स। जैसा नाम वैसा काम। तो यहाँ पे ज्यादातर स्टेक्स, मेजॉरिटी ऑफ स्टेक किसके पास रहेंगे? प्राइवेट शेयर होल्डर्स के पास रहेंगे, तभी तो नाम प्राइवेट सेक्टर है ना बॉस, ठीक है। All the banking rules and regulation laid down by the RBI will be applicable on private sector bank as well.
और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाट डिड आई से, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आरबीआई आपको लगाएगा या बनाएगा वो सारे आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। बैंकिंग से रिलेटेड जो भी आरबीआई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा वो सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल होंगे और वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्राइवेट सेक्टर को फॉलो करने पड़ेंगे। दैट मीन्स आरबीआई विल बी द रेगुलेटरी बॉडी फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक। वैसे तो सबके लिए ही है, लेकिन यहाँ पे एज प्राइवेट ओनरशिप है तो स्पेसिफिकली वो लोग बता देते हैं कि भले ही प्राइवेट ओनरशिप है बॉस, लेकिन आपको आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो करने पड़ेंगे। प्राइवेट ओनरशिप है इसका मतलब ये नहीं है कि खुद का समझ के खुद भी करेंगे, जैसा मन मर्जी आए वैसा करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। भले ही प्राइवेट ओनरशिप है लेकिन जैसा आरबीआई बोलेगी वैसा आपको करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ज्यादातर स्टेक किसके पास रहता है? स्टेक मतलब शेयर्स, ओनरशिप, इक्विटी किसके पास रहेगा प्राइवेट सेक्टर बैंक में? प्राइवेट शेयर होल्डर्स के पास। और ये रहे आपके कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक: एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, धनलक्ष्मी, आरबीएल, साउथ इंडियन, इंडलसेंड, यस बैंक। दीज आर दी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। सो सेकेंड कैटेगरी पढ़ ली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की। थर्ड कैटेगरी फॉरेन बैंक। थर्ड कैटेगरी क्या है? फॉरेन बैंक। A foreign bank is one that has its headquarters in foreign country but operates in India as a private entity. हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? फॉरेन कंट्री में, लेकिन ऑपरेट कहाँ कर रहा है? इंडिया में। तो उसकी प्राइवेट एंटिटी जब इंडिया में है लेकिन हेडक्वार्टर्स उसके फॉरेन में है, दैट मीन्स वो फॉरेन का बैंक है, तो ऐसे बैंक को फॉरेन बैंक कहा जाता है। These banks are under the obligation to follow the regulation of its home country as well as the country in which they operating. बाप रे भारी काम। अरे जिस कंट्री से तुम हो वहां के रेगुलेशंस तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, प्लस जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हो वहां के भी रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। अमेरिका का बैंक अगर इंडिया में है तो अमेरिका के रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग बैंकिंग तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, प्लस इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग बैंकिंग भी फॉलो करने पड़ेंगे। समझ में आया? और ये है आपके कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ फॉरेन बैंक: बैंक ऑफ अमेरिका, बार्क्लेज, डीबीएस, सिटी, एचएसबीसी। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। ठीक है, समझा? फिर उसके बाद last one of your category is, last one of commercial bank category is, you have to make a balance ना, you have to maintain a balance। वो जो रूल्स को फॉलो करने के लिए आपको बोल रहे हैं वो उनके लिए बोल रहे हैं, तो वो आपको उनके लिए करना है, और यहाँ वाले इनके लिए आपको करना पड़ेगा, दोनों को आपको सेटिस्फाइड रखना पड़ेगा। ठीक है, you have to make a balance between them। फिर regional rural banks, another one is what? Regional rural banks। रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी, इनको आरआरबी भी कहा जाता है, एमसीक्यू में आ गया तो ध्यान रखना। Regional rural banks are also scheduled commercial bank, but they are established with the main objective of providing credit to weaker sections of the society like agricultural। ये बहुत ध्यान में रखना है, बहुत ध्यान से सुनो इंपॉर्टेंटली कि आरआरबी का मेन पर्पस क्या है। सो आरआरबी का मेन पर्पस ये है कि वीकर सेक्शन को वो क्रेडिट प्रोवाइड कर सके। और अब वो वीकर सेक्शन में कौन कौन आते हैं? एग्रीकल्चरल लेबरर, मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो आरआरबी का मेन पर्पस है कि वो इन लोगों को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। और नाम ही क्या है? रीजनल रूरल बैंक्स। मतलब ये बैंक्स को मैंने रूरल एरिया में खोला है रीजन वाइज, ताकि उस जगह को मैं डेवलप कर सकूं। अबे आरबीआई का पर्पस यही होता है कि अलग अलग जगह पे प्रॉपरली रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैंक खोले जाए। तो रीजनल रूरल बैंक लाने के पीछे भी यही पर्पस था कि जो वीकर सेक्शंस है रूरल एरियाज में रीजन वाइज, उन लोगों को प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटीज मिले। तो आरआरबी का मेन पर्पस ये है कि वीकर सेक्शन को प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटी मिलना चाहिए ताकि वो लोग अच्छे से काम कर पाए। They are usually operate at regional level in different states
ऑफ इंडिया, बराबर है ना, वही मैंने बोला। दे यूजुअली ऑपरेट इन रीजनल लेवल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, मतलब हर अलग अलग स्टेट के रीजन्स में होते हैं ये, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, हर स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में रूरल एरियाज में ये बैंक को खोला जाता है वहां के डेवलपमेंट के लिए। एंड मे हैव ब्रांचेस इन सिलेक्टेड अर्बन एरियाज एज वेल, और हो सकता है कि अर्बन एरियाज में भी इनकी कुछ ब्रांचेस हो, लेकिन स्पेसिफिकली इनका पर्पस क्या है, रूरल एरियाज। हर स्टेट के रूरल एरियाज में रीजन स्पेसिफिक होके इनको खोला जाएगा ताकि उस एरिया का डेवलपमेंट हो। समझ में आया? हाँ हाँ, देख भाई, गवर्नमेंट नहीं, यहाँ पे आरबीआई, आरबीआई इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली ना, लेकिन यहाँ पे सब कुछ कौन करेगा, आरबीआई। बैंकिंग से रिलेटेड सारी चीजें कौन देखता, आरबीआई। कंट्रोल कौन करता, आरबीआई। ये सारी बातें कौन सोचता, आरबीआई। ये सारी चीजें डेवलप, अब देखो कमर्शियल बैंक तो खुद का सोचेगा, प्राइवेट बैंक जो है वो खुद का सोचेंगे, बराबर, लेकिन आरबीआई को तो ओवरऑल इकोनॉमी के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो कहाँ कौन सा बैंक खोलना चाहिए, कैसे खोलना चाहिए, कितने खोलना चाहिए, क्या पर्पस होना चाहिए, वो सारी बातें आरबीआई सोचता है, ठीक है। अदर important functions carried out by RRB is providing banking and financial services to rural and semi-urban areas. Government operations like disbursement of wages of, this was a plan, ये एक प्रोग्राम है जो वर्कर्स के लिए खोला गया था वेजेस प्रोवाइड करने के लिए। सो ये सारी चीजों को भी हेल्प आउट करता है आरआरबी, ठीक है। तो वेजेस डिसबर्स करने के लिए गवर्नमेंट को कौन हेल्प करता है, आरआरबी हेल्प करता है, ठीक है। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंशंस, वेजेस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सारी चीजें करने के लिए गवर्नमेंट को आरआरबी से मदद मिलती है। आरआरबी हेल्प गवर्नमेंट टू परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस ऑफ प्रोवाइडिंग वेजेस, पेंशंस टू दी वर्कर्स। Para-banking facilities like debit card, credit card and locker facilities is also provided by RRB to the people of rural areas. Got it? समझा सबको? अब यहाँ तक कोई डाउट है क्या? शांति से सोच के बताओ, यहाँ तक के कोई डाउट है क्या? मैंने तो अपनी तरीके से बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ाया, अगर कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो बताओ, नहीं है तो बताओ जल्दी कि नहीं है कोई डाउट। अभी अपने 3 पार्ट्स और बचे बैंकिंग सेक्टर के, स्मॉल फाइनेंस कंपनी, पेमेंट बैंक और कॉर्पोरेटिव, तो वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि अभी यही लेक्चर बहुत भारी हो गया और बहुत टाइम भी हो गया, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग बाकी के 3 पार्ट देखेंगे बैंकिंग सेक्टर के। सो बैंकिंग सेक्टर शुरू किया, बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट कौन करता, आरबीआई। आरबीआई कौन है, एपेक्स बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया बैंकिंग सेक्टर को, 4, कमर्शियल, स्मॉल फाइनेंस, पेमेंट एंड कॉर्पोरेटिव। उसमें से सबसे पहला कौन सा पढ़ा हम लोगों ने, कमर्शियल। कमर्शियल स्टार्ट किया, कमर्शियल को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइवेट, पब्लिक, फॉरेन, रीजनल। उसके बाद कमर्शियल का मेन प्राइमरी फंक्शन क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन। उसके बाद शुरू किया पब्लिक सेक्टर बैंक पढ़ा, मैक्सिमम स्टेक इज कवर्ड बाय गवर्नमेंट एंड इट इज अ नेशनलाइज्ड बैंक। फिर प्राइवेट, मैक्सिमम स्टेक इज हेल्ड बाय प्राइवेट शेयर होल्डर्स, ठीक है, बट हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ आरबीआई। Foreign, the bank which is having its headquarters in foreign countries but operating in India or in our country, so that is all about foreign bank and they have to follow rules and regulations of both. And last one is RRB, regional rural banks. इनको रीजन वाइज, अलग अलग स्टेट में रीजन वाइज रूरल एरियाज में ओपन किया जाता है ताकि उस एरिया का डेवलपमेंट हो और वहां के वीकर सेक्शंस को क्रेडिट फैसिलिटीज मिले, ठीक है। एग्रीकल्चरल लेबर्स को, मार्जिनल फार्मर्स को, वर्कर्स को क्रेडिट फैसिलिटी मिले, इसलिए इसको खोला जाता है। और इनकी कुछ ब्रांचेस अर्बन एरियाज में हो सकती है, लेकिन मैक्सिममली ये रूरल एरियाज में ही ओपन किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू दी रूरल एरिया पीपल, ताकि वहां के रूरल एरियाज को हम डेवलप कर सके, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। और ये गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है। और ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ आरआरबी।
प्रार्थना बैंक, प्राथमा बैंक और कितने सारे पता नहीं कौन कौन से बैंक. The name is not clear, but you can see these are the examples of regional rural bank. So all clear, guys? So I will stop here and we will continue tomorrow with banking sector, remaining banking sector. क्योंकि हमारे 3 पार्ट्स बैंकिंग सेक्टर के बचे हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. होप सो यहाँ तक के आपको कोई डाउट नहीं है. ठीक है, यहाँ तक के आपको सब समझ में आया होगा. एक बार और लेक्चर गो थ्रू कर लेना और अगर कोई डाउट है तो पूछिए. ठीक है, so thank you for being there, thank you for being so patient and listening the lecture. Okay, thank you everyone, take care, tata, bye bye, happy evening everyone.